अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज ओनली और मंडे टू फ्राइडे 365 न्यूज़ ओनली है, मतलब और कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं और आपने एमी सेटिंग कर दी, कहीं रिमोट को देखें आप एक जगह सेट कर दें, पूरा दिन आप न्यूज़ देखें। बड़ी ऑथेंटिक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो होती है वो आपको 365 पे देखने को मिलती है। और सुबह तो क्या ही मैं आपको बताऊं, 9 से 11 क्या कमाल शो चलता है। आगाज ही ऐसा होता है। जी हाँ, नादिया खान 365 न्यूज़ का आगाज ही ऐसा होता है ना कि फिर तो ज़ाहिर अच्छा ही जाना है सारा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 365 डिजिटल पे ना खबरें छोटी छोटी वो जो रील्स आ रही होती हैं वो मैं खुद पढ़ के हैरान हो रही होती, मैंने ये कब कहा, अच्छा मैंने ये बोला कह दिया था कि कभी कभार कह भी देती है ना आपने कहा कि भाई मुझे तो लगता है कि हम सबने गधे को कुछ, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं लगता और मैं सोचना भी नहीं चाहता, आपने कह दिया। तो बस ये रिएक्शंस एंड इमोशंस एंड एक्शन से भरा हुआ ये शो है और इसमें और मतलब इसलिए डिफरेंट भी लगता है कि पूरा दिन आप जो है ना बुलेटिन न्यूज देख के उसके बाद इस शो में ये होता है कि एक मतलब हमारे सवाल भी होते हैं, कर रहे होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। हम ये भी करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाता है हमारा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अब मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ ना, कोई मैं बहुत बड़ा मतलब क्या मतलब एंकर कह सकते हैं, तो उसमें मैं तो कहती हूँ मैं आम बंदा हूँ यहाँ इस शो पे। जो इस शो का मकसद भी है कि आम इंसान क्या सोच रहा है और वो सवाल हम करें इनसे और उनसे जो एक्सपर्ट्स हैं कि भाई ये क्या है और आसान से जवाब मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इस शो को इसलिए आप पसंद करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ी सी टॉप स्टोरी आपको बता देते हैं। आज यूएन का इजलास हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट, 2 स्टेट्स से मुतालिक सोल्यूशन जो बात की जाती है फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर, गज़ा के मामले। बड़ा मसला इस वक्त दुनिया का ये बाकी चीजें एक तरफ और गजा का मसला हल होना अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ बिल्कुल ऐसे। तो इस पर इजलास हुआ है और ये खास बात है कि फ्रांस और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर हुआ है। वो जो हम फ्रांस की बात कर रहे थे ना, खैर अभी तो इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है लोगों को कि लेकिन फिर भी यूरोप में देखें राय आमा बन रही है, तो फ्रांस और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर ये इजलास हुआ है कि 2 रियासती हल के तरफ जाएं और 1967 से जो सरहदें थीं जिसमें बैतुल मक़दस उनका दारुल हुकूमत था, उसको बाकायदा रिवाइव किया जाए और वही हल निकाला जाए। अच्छा, ये लगता है कि तुम्हें ज़ोहैब ये कोई डिफरेंट डेवलपमेंट है, पहले ये नहीं हुआ? नहीं, देखे ना, मैं फ्रांस ने रिक्वेस्ट की है इजलास की सऊदी अरब के साथ मिलके, मिडल ईस्ट यहाँ पर, वहाँ यूरोप है, क्योंकि पहले यूरोप की तरफ से आवाम का तो एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन ये कि उनके जो हुकूमत चला रहे थे यानी सरबराहान थे वो बहुत ही कोल्ड उनके रिएक्शंस थे। लेकिन फ्रांस का एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट करना इजलास की, तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसमें बात की है, इसहाक डार ने, और उन्होंने भी फ़लस्तीन के मसले को वहाँ पर उजागर किया है। इसके साथ ट्रंप ने भी बोला कि इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू और मुझे समझ नहीं आता लेकिन क्या हल क्यों नहीं हो रहा। वो अपनी जो 6 जंगें जो हैं, 6 जंगें उन्होंने रोक दी हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, वो ममालिक फिर भी लड़ सकते थे, लेकिन इस गजा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, जहाँ के लोग ना लड़ ही नहीं रहे, कोई उनकी तरफ से रिएक्शन आ ही नहीं रहा, कर ही नहीं सकते। और सऊदी अरब का इजलास में नादिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब के जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम इसराइल से ताल्लुकात बिल्कुल भी किसी भी सूरत नहीं हो सकते हैं जब तक गजा का मसला हल नहीं हो जाता, फ़लस्तीन का मसला। और ये सऊदिया की तरफ से ऐसा जो है ना एक अग्रेसिव, एक बिल्कुल फर्म जो है ना स्टैंड आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनकी आवाज पे सारे मुस्लिम ममालिक एक हो सकते हैं और अगर सब मिल के इजराइल को प्रेशर दे, हमला करें, ईमान से खत्म ही हो जाएगी। और ये भी जो हमने बताया था, अफगानिस्तान और ईरान ने अभी OIC के इजलास से मुतालिक कहा है कि उसका इजलास बुलाया जाए। तो देखिए, पेशरफ्त तो हो रही है और गजा में क्या नहीं हुआ, इतना बड़ा इंसानी अलमिया ज़ाहिर है, तो लोग कैसे खामोश रह सकते हैं, किस हद तक खामोश रह सकते हैं, कब तक खामोश रह सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद राय आमा ये बन रही है यूरोप में भी कि इस मसले का हल निकाला जाए और 2 रियासतें हल किया जाए जिसमें फ़लस्तीनियों की टेरिटरी उनसे ना छीनी जाए। बिल्कुल, और उसमें जो है ना लोकल लोगों का मैं कहती हूँ बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम तो कब से हमारी पब्लिक तो यहाँ तोड़ फोड़ कर रही थी कि इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था करें क्या। इसी तरह दुनिया ने, यूरोप हो गया, अमेरिका हो, लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बस करो, बंद करो जेनोसाइड। जी ऐसे। तो ये एक टॉप स्टोरी थी जो हमने आपको बताई। अच्छा, हमारे शो पे आज क्या क्या है? आज भारतीय एक्स वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी तरफ से जो बयान आया उसकी बड़ी बात हुई। अच्छा, लोकसभा में भी डिस्कस हुआ ये पाक इंडिया वॉर, और इसमें भी बहुत तनकीद की गई और एक मौके पर तो ये भी कह दिया गया बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस के लोग तो हैं ही मुलव्वस हैं, ये पाकिस्तान के साथ मुलव्वस है। नहीं, बड़ी बेइज्जती कर रहे होते हैं खुद ही मोदी की, सारे ऑपोजिशन वाले। और मेरे ख्याल मोदी साहब ने कोई नई फिल्म देख ली है, सुबह उठ के उन्होंने एक नया ऑपरेशन कोई महादेव के नाम से कुछ उन्होंने लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, तो जनाब चिदम्बरम ने कह दिया है वाज़ेह तौर पर कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, फिर रावलपिंडी में एक खातून को मर्डर किया गया था और बड़ी हौलनाक वो किस्म का कुछ उसका जब सुनते हैं ना कि कैसे हालात वाक़यात बने,
फिर उसने मारने के बाद फौरन बारिश भी हो रही थी, ज़ाहिर है मौसम था, तो फौरी तौर पर उसको दफना भी दिया गया, उसकी कब्र का निशान भी मिटा दिया गया। मतलब ये हॉरर हॉरर मूवी मूवी है बिल्कुल कि आप ऐसी किसी है। हॉरर मूवी की बात कर रहे हैं, रियल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अब हकीकत है ना किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा जो है खौफनाक हो गई। और मैं बताऊं ये जो जुलाई का महीना है ना, ये तो औरतों के जुल्म कत्ल का महीना है। और जितने पाकिस्तान में केसेस हुए हैं ना, वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली कि कोई दुनिया देख रही है हमारे क्या हर दूसरे दिन इनके यहाँ के औरत को मार देते हैं, बच्ची को मार देते हैं, रेप हो जाती है। हो क्या रहा है यहाँ? मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट आप किया पुलिस ने। ये पब्लिक सजाएं दें, इनको लटकाएं, वरना ये नहीं रुकेगा। कोई बच्ची, कोई औरत, कोई माँ, बेटी, बीवी महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि एक आम सी बात बन गई है। बिल्कुल ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ा जा रहा है, तो इस पर हम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। फिर मौसम की सूरत हाल का जिक्र होगा, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात करेंगे। वीट और शुगर के प्राइसेस बढ़ गए कराची में, खास तौर पर आटे। एग्जैक्टली डिफरेंस इतना आ रहा है, तो ये है। और फिर कुछ हम एक क्राफ्ट है, एक जबरदस्त सा, और आर्टिस्ट है, एक फर्नीचर हैंड पेंटिंग करती हैं, तो वो भी हम उनसे बात होगी। और फिर छोटी मोटी बहुत सारी बातें तो हम इंक्लूड करते रहेंगे। खेल कूद की कोई आज खास बात तो नहीं है, कोई क्रिकेट वगैरह है एक। अच्छा हाँ, वो जो वो जो एक टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड और इंडिया का, तो उस दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तानी टी शर्ट पहन के एक शख्स आ गया, तो वहां सिक्योरिटी ने उसको निकाल दिया और उसने कहा या तो इधर यू रिमूव योर शर्ट, टी शर्ट, और यू जस्ट लीव द ऑन व्हाट ग्राउंड्स। ये तो खुद बंदा बहुत ही रेसिस्ट था, ये पुलिस वाला। वो क्यों बोल रहा था ऐसे? या किसी ने मेरे ख्याल उसको पैसे दिए होंगे कि जाके इसको ना ऐसे इस पर हम बात करेंगे। सही बात है, भारतीय वाले बंदे को तकलीफ हुई होगी, या ये, और ये भी बहुत बड़ा रेसिस्ट होगा, तो इसको कुछ मेरा ख्याल कुछ मिला है। बिल्कुल ऐसे ही, तो एक कंप्लेंट कर दी गई है। बहुत अच्छा हुआ कंप्लेंट, क्योंकि रेसिज्म को लेके ना अगर आप कंप्लेन करें तो आपके अगेंस्ट बड़ा एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब पहली हमारी जो स्टोरी है वो यही है कि भारतीय साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्द हमला, इसमें पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला है। और उन्होंने कहा है कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त कोई दी है, कोई बताया, सबूत दिए हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे दहशतगर्द? उन्होंने कहा दरअसल ये भारत के अंदर दहशतगर्द हमला हुआ है और इसमें भारत ही की दहशतगर्दी के तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने की बात कर दी, और उसके बाद तो जाहिर है क्या उनके ऊपर बैकलैश आना था। अगर फॉल्स फ्लैग भी है बड़ी, मतलब जो फॉल्स फ्लैग पे आपने बुरी प्लानिंग की है ना, इस पे लोग फायर हो जाने चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मोदी साहब, आपकी टीम भी आपकी तरह बिल्कुल ही वैसे फारिग है। इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब बहुत शुक्रिया, राइजिंग शाइन में आपने वक्त दिया। आप कैसे हैं? आप वेलकम करते हैं आपको शो पर। जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जी सवाल। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी गुड मॉर्निंग। जी मुझे बताएं सर, ये चिदम्बरम ने भी कह दिया, इससे पहले बहुत से लोगों ने कहा, और डॉन तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भाई नहीं है पाकिस्तानी, आप क्यों बार बार पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं? तो बात तो खुलती जा रही है वक्त के साथ साथ, दुनिया मान ही नहीं रही। देखें, बात यह है कि चिदम्बरम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्स दाखिला हैं, और उन्होंने बड़े खुल के बात की है कि आपने कैसे जूम कर लिया कि पाकिस्तानी है वो। क्या पाकिस्तान से इन्विटेशन करके आपने देखा? क्या आपने उनको पकड़ा? क्या उनके पास कोई आइडेंटिटी है पाकिस्तान की? और ये शायद कि मैं जूम ये कर रहा हूँ कि इंडियन ही है, और इंडिया ने ही इनको इंटेलिजेंस इनको ट्रेन किया, जहाँ तक उसने कह दिया। और थर्ड उसने कहा कि ये जिस तरीके से 3 महीने गुजर गए हैं, आपने क्यों नहीं उनको पकड़ा? उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, इंक्वायरी क्यों नहीं की, और आपने निकाली क्यों नहीं डिटेल निकाली उनकी इन्वेस्टिगेशन करके? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई है? क्यों नहीं दुनिया को बताया? अपने आपको एम्बैरसमेंट क्यों किया कि आपने इल्ज़ाम इतना बड़ा लगा दिया, एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर अटैक कर दिया, और आपने अपने आप एक चीज़ भी आपने प्रूफ नहीं कर सके, जिसकी वजह से दुनिया बाबू की बयानी को मानती नहीं। सेकंड, उसके बाद आज टाइमिंग देखे ना, क्योंकि आज कल इनकी जो लोकसभा में इसके ऊपर ब्रीफिंग थी, डिस्कशन थी इसके ऊपर, पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, और उसी दिन जाके श्रीनगर में ये 3 जो है बेचारे नहाते मजबूर, जिनको अरेस्ट किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है इंटेलिजेंस ने, उनको उठा के मारा और कहते ये पहलगाम इंसिडेंट में शामिल थे। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये बिल्कुल बुखलाए हुए हैं, ये हर एक गलत कदम उठाते जा रहे हैं और अपने आप को और एम्बैरस कर रहे हैं। इसमें ये नरेंद्र मोदी वहां पर जो चुप से सवाल थे उन्हें जवाब नहीं दे सकता था, उन्होंने खुल के कहा कि बताओ कि जहाज कितने गए हैं। नंबर 2, आपने इंक्वायरी कंप्लीट क्यों नहीं की है? कौन इसके अंदर थे? किधर से आए थे? क्यों नहीं पकड़े गए? इतनी जल्दी एफआईआर कैसे कटी? आपने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, आपने नाम तलाशी कैसे की? ये नो आंसर।
और थर्ड बात ये कि DGISPR ने अप्रैल एंड में बड़ा क्लियर बताया था कि हमारे 723 टोटल पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो इंडियन जेलों के अंदर हैं। सही। और 56 ऐसे कैदी हैं जो बेचारे जो इंडियन इंटेलिजेंस ने उठाए हुए हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी वक्त भी उनको ये दोबारा कि निकालेंगे नाते लोगों को और शो करेंगे, इनकाउंटर मारेंगे, कहेंगे कि ये दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शामिल थे। तो इसलिए ये सारा प्लान के ऑपरेशन है। और अब पाकिस्तान ने बल्कि यहाँ तक कि वो 56 लोगों की लिस्ट भी शो कर दी थी कि ये लोग हैं जो इनके इंटेलिजेंस के पास हैं और इनको ये कल को इनकाउंटर में शो करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनके साथ अब उनकी तस्वीरें भी और आइडेंटिटी जो भी है वो शो करें, ताकि कल को अगर उनको मारें तो फिर पाकिस्तान के आज एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि इंडियन को बोलें जो मारे गए हैं उनकी तस्वीरें शो करें, और वो तस्वीरें अगर जब मैच होती है तो पता चलेगा कि वो बेचारे जेलों में थे, इनकी कस्टडी में थे, इन्होंने उनको मारा। बिल्कुल जी, वेरी बैड प्लानिंग और बहुत ही बुरे इन्होंने जो है एविडेंस दिए हैं। अच्छा विगेश साहब, एक बात बताएं कि इनसे जब ये मोदी साहब से सवाल किया जाता है तो वहाँ से जवाब आता है कि जी पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया कि जंग रोक दें तो हमने इसलिए रोक दी, तो फिर वहाँ से ऑपोजिशन कहती है कि आपने माना क्यों? आप मतलब ये जंग मजाक है कोई कि उन्होंने कह दिया आप उनके खिलाफ हैं, इतने आपने अटैक किया और आपने मान लिया। डू यू थिंक कि अब ये फेस सेविंग के लिए कोई और अटैक की वजह ढूंढ रहे हैं, ये ऑपरेशन महादेव और ये सब, ये कुछ अब एक और आपको लगता है कि शरारत करेंगे अनकरीब, क्योंकि बेइज्जती इतनी हो रही है तो लोगों को जरा थोड़ी सी अपनी सपोर्ट उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये एक और अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इनसे बहुत नाराज है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्होंने खुद अप्रोच किया, इन्होंने मिन्नतें की, घुटने टेके कि हमें बचाओ पाकिस्तान से। उन्होंने इनको चीज पर एस्केलेशन करवा दी और वो 28 दफा कह चुके हैं जी कि मैंने जंग पाकिस्तान इंडिया की रुकवाई क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर में हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा एस्केलेशन। इसके बाद अब उन्होंने मजबूरन दोबारा इनके मुंह पे जूता मारे जब उन्होंने कहा कि हाँ इंडिया के 5 जहाज भी गिरे हैं, ओपनली उन्होंने कहा। व्हाट एल्स इज दैट? वो इनसे नाराज है, वो इनको जान के बजाय इसके कि वो खुला बोले कि वो डिप्लोमेसी में आप एक प्राइम मिनिस्टर को इतना बहस नहीं करते हैं, तो वो उन्होंने जो अब ये कह दिया कि 5 जहाज भी गिरे, इसका मतलब कि वो इसको भिगो के जुतियां मार रहे हैं कि आप शर्म कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो। वो बार बार कहते हैं कि मैंने करवाई है, तो आई थिंक इससे ज्यादा इनके लिए हजीमत बेइज्जती काला मुंह नहीं हो सकता। बिल्कुल, अभी तक डिनाई कर रहे हैं कि ट्रंप का राब्ता ही नहीं हुआ कोई नरेंद्र मोदी से। लेकिन आपको लगता है कि वो एक और कोई अटेम्प्ट करने की, कोई और शरारत करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इन्होंने राफेल का कहा था नरेंद्र मोदी ने, काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान को पता नहीं क्या आ गया राफेल। फिर 2021 में ये राफेल लिए, 4 साल में राफेल पर ट्रेनिंग नहीं कर सकी, और इन्होंने अपने डिप्टी चीफ को सैक कर दिया कि उसने कहा था कि अभी हमारे पायलट फुली ट्रेन नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अभी ये क्या करेंगे? जो न्याय को पढ़ लेंगे क्या ये 1-2 महीने में उस पर ट्रेन हो जाएंगे? दे विल नीड मिनिमम 3-4 years। अगर F-35 लेते हैं अमेरिकन से तो उसको चलाने के लिए कौन है? इनके बुज़दिल पायलट्स। तो यू नो इनके पास 900 या 1000 पायलट्स कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है, पायलट इनके पास पायलट भर्ती नहीं हो रहे कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से डरते हैं। इससे इमेजिन लगाएं कि ये कितना टाइम, यानी हाँ ज़रा इस वक्त इनकी पोजीशन ये नहीं है। अच्छा, ये जो आपने इसकी बात की, थोड़ी सी और मजीद ज़रा इसके बारे में इसको ज़रा हाईलाइट करें कि साबिक वजीर दाखिला जो कि इंटीरियर मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है उसको सब पता होता है, वो ये तक कह रहा है कि ना सिर्फ वो भारतीय थे बल्कि भारत के अंदर ही ट्रेनिंग उसकी हुई है। तो ये तो एक्सेप्टेंस है ना उनकी तरफ से कि हम दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो इतना कोई सादा सा बयान नहीं है जो उन्होंने दे दिया। ये उन्होंने इनके मुंह पे जूता मारा इसलिए कि उसने कहा है कि ये मेरे हिसाब से इनको ट्रेनिंग भी इंटेलिजेंस इदारों ने दी है, ये हैं भी पाक इंडियंस। उसके बाद अगर इन्होंने अभी तक 3 महीने में इंक्वायरी क्यों नहीं की, उनको नाम जाहिर क्यों नहीं किए, उनकी डिटेल क्यों नहीं बताई, उन्होंने आपने इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक क्यों नहीं की, लोगों को क्यों नहीं बताया। ऑपरेशन संदूर कह रहे चल रहे, कब तक चलेगा? आप ऑपरेशन महादेव पर आ गए। तो ये अगर मिस एडवेंचर करेंगे तो आप यकीन करें पाकिस्तान में नई कॉन्टिजेंसी जो बनाई हुई है उससे
कम से कम इनका 20% ज्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस हो, और इनको इतनी बुरी मार पड़ेगी कि इनकी नस्लें याद रहेंगी। नरेंद्र मोदी ये अभी 3-4 महीने के बाद ये रिजाइन करेगा, और यही पब्लिक, इंडियन पब्लिक, इसको गुजरात के रेलवे स्टेशन पर खोखा लगा के देगी कि तुम यहाँ चाय तुम्हारी औकात। और वो सूट भी करता है उनको ज्यादा, सूट भी और उस पे यही करता बिल्कुल है। और साहब ये भी है ना कि जब ये डिनाई कर रहे हैं तो ये भी नहीं सोच रहे कि अगर आप ये डिनाई कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी से, तो इसका मतलब है कि उनके किसी फॉरेन ऑफिस की तरफ से किसी ने राब्ता किया और उसके कहने तक पे आपने ये बंद कर दिया है। मतलब ये फॉरेन ऑफिस देखें, या उनके वाइस प्रेसिडेंट से हुआ है या उनके फॉरेन मिनिस्टर से हुआ है, लेकिन ट्रंप को ये इन्होंने कहलवाया कि हमने सीज फायर करवाया। हाँ। हमारे पर पाकिस्तान पता नहीं आसमान से कौन से मिसाइल फेंक कर रहे हैं। ये इतनी डरपोक कौम है, इतनी अनट्रेंड फौज है, अनट्रेंड अनप्रोफेशनल है, उसके बाद इनकी फौज में और अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन पास की थी। आई थिंक दे हैव रियली लेट। इस वक्त पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गए और वो इस वक्त आपके सामने भी 2 दिन पहले सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुलेला भी आए हुए थे, सेंट्रल 4 चीफ ऑफ डिफेंस आए हुए थे। वो इस खित्ते में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स, उसके बाद कनेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं, और इंडिया कहाँ नजर आ रहे हैं? इंडिया इज नॉट विजिबल। इंडिया को रियलाइज कर लिए कि दे आर द लूजर्स। पाकिस्तान रीइमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। अच्छा सर, लास्ट में मुझे अच्छा जेन्युइनली इनके मतलब कभी-कभी कुछ लोग जरा ये भी सोचते हैं कि क्या पता कोई ड्रामा हो ये, लेकिन आपको लगता है वाकई ट्रंप और मोदी के जो हैं ताल्लुकात जो है खराब हुए हैं इस जंग के बाद जेन्युइनली? और ये बिल्कुल देखिए नादिया, इसमें कहीं वो कोई ड्रामा बहुत नाराज है जी। देखिए नादिया, वो बहुत नाराज है बार-बार, तभी तो वो जो 28 दफा कह रहा है कि बिल्कुल सीज़फायर कराई है, जैसे कि ना तो जख्मों इसका पे नमक मतलब है छिड़क कि रहा वो हो। शर्मिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल वो उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। दैट्स इट। सही। सर कोई इम्कान है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का किसी भी सतह पर? आप समझते हैं, है तो नेबर ही हमारा और पहले होता रहा है, कोई आप इस चीज का इम्कान देख रहे हैं? पाकिस्तान ने बरहा कहा कि वी आर रेडी टू सिट अक्रॉस अ टेबल, और जितनी भी बातें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, अल्टीमेटली सिट अक्रॉस टेबल, चाहे जंग दिन 1 हुई है 2 हुई है, आपने टेबल बैठ के बात की है। लेकिन बात ही कि जब भी बात होगी कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ दैट एजेंडा। बाकी बातें हम प्रूव करें, सीज फायर की बात करें, डीएस्केलेशन की बात करें, लेकिन आप बिजनेस की बात करें, जो भी बात करनी है, आपने सियाचिन की बात करें, सरक्रीक की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो प्रॉब्लम है वो बात करें, लेकिन कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ एजेंडा। अगर आप कश्मीर को एजेंडे से निकालेंगे जो इंडिया चाहता है, दैट मीन्स कि आपने इंडिया का 370 और 35A को एक्सेप्ट कर लिया, एंड दैट विल बी वेरी अनफेयर फॉर कश्मीरी। क्योंकि देखें इस वक्त कश्मीरी का दिल इतना बड़ा हुआ है, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है उससे कश्मीरियों का दिल बहुत बढ़ गया, बहुत हौसला बढ़ गया, और मुझे यकीन है अनकरीब उनकी दोबारा आज़ादी की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और ये इन इंडियन अनट्रेड लोगों को और मारेंगे। बिल्कुल, और हम उनके साथ खड़े हैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। और असल में बात ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात वो अंदाज़ों में थी, बातों में थी, किताबों में थी। अंदाज़ा नहीं था दुनिया को और ख़ास तौर पे भारत को कि पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल इनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, लोग कितने जो हैं उनमें जज्बा है। तो वो एक जब तक टेस्ट नहीं होता ना तब तक नजर नहीं आता और मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल, ये तैयार है। ये जंग बुरी चीज़ है, लेकिन इस खित्ते के लिए बड़ा अच्छा ये हुआ कि नजर आ गया दुनिया को कि पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई भी हम की कोशिश होगी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात होंगे तो कश्मीर का मसला टॉप प्रायोरिटी पे होगा, और उसके साथ साथ फिर हर मामले पर बात होगी, लेकिन कश्मीर के मसले को आगे रखते हुए मुज़ाकरात होंगे। सबसे पहले तो इस वक्त गज़ा, सबसे पहले एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं राजस्थान में, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई एक बात तो साबित हो गई कि औरतों को मारा जा रहा है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, और वजह हमेशा एक होती है गैरत।
बिल्कुल, गैरत के नाम पर ये कत्ल हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जो मुजरिमान इसमें मुलव्वस हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो बच निकलने में कामयाब ना हो, और ये कि जो कि अक्सर और बेशतर ऐसा देखने में आता है। तो माँ बाप फैमिली वाले कोई भी माफ उनको कर सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारी क्या जो 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 मरी है वो कुछ नहीं थी, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं थी, वो एक अलग से एक इंडिविजुअल नहीं थी। क्राइम अगेंस्ट स्टेट में ये समझता हूँ, और इतने कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं। अब ये जिस मर्डर की हम बात कर रहा रावलपिंडी में जो हुआ नादिया, जैसे हमने पहले भी कहा, सीसीपीओ ये बता रहे हैं कि खातून को घर में कत्ल करके उसी रात शदीद बारिश के दौरान उसे दफनाया गया, कब्र का निशान भी उसका मिटाया गया, और फिर पुलिस ने कातिल का पता लगाने की कोशिश की और तफ्तीश शुरू की और सारा मामला हुआ कि कौन मुलव्विस है कौन नहीं। शादी का इल्ज़ाम लगा करके दूसरी शादी कर ली थी, फिर दोबारा वालिदैन ने बुला लिया धोखा देकर, जिससे शादी की थी कि हम रुखसती करेंगे बाकायदा तौर पर, तो हमें भेज दो घर। और जब उसने घर भेजा ट्रस्ट करने के बाद, तो उसको कत्ल कर इस मामले को दबाया जा सकता था। जी। कंप्लेन किसने की ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि किसने स्टैंड लिया है, क्योंकि ये तो अपना काम कर चुके थे पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जरा जानते हैं कि ये वाकया हुआ कैसे, कत्ल कैसे किया गया और तफ्तीश अभी तक कहां पहुंची है, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राव रिजवान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि रावलपिंडी पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद है जहां ये FIR दर्ज हुई है। जी राव भाई, बताएं अब तक कि क्या प्रोग्रेस है, क्या पता चला है आपको, और कंप्लेन किसने की थी? मेरा क्वेश्चन वही कि पुलिस ने किसके कहने पे जो है ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, ये भी बताइएगा। जी 11 जुलाई को जो है ज़ियाउर रहमान एक शख्स है, उसकी वो यहाँ इस थाने के में आता है और एक FIR दर्ज करवाता है। वहाँ ये कहा जाता है कि मेरी बीवी जो है वो घर से चली गई है, अगवा हो गई है और जेवरात और नकदी भी लेकर फरार हो चुकी है। 11 जुलाई को यहाँ दरख्वास्त दी जाती है, उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन 15 तारीख को पता लगता है कि लड़की जो है, सिद्रा नाम है उस लड़की का, 19 साल उसकी उम्र थी और हाफ़िज़ कुरान थी, वो कश्मीर चली जाती है। मुजफ्फराबाद में उस्मान नामी शख्स के साथ वो मजिस्ट्रेट के रूबरू जाके वो निकाह कर लेती है और अपना बयान वहाँ पर बयान रिकॉर्ड करवाती है कि मैं अपनी मर्जी के साथ निकाह कर रही हूँ। और जब उनके रिश्तेदारों को यहाँ पर पता चलता है, वो ढूंढते हैं, उसके बाद जब उनको पता है 16 से 17 जुलाई को असमतुल्लाह नामी शख्स है और उसके साथ जो है 9 से 10 एहलकार जो है असले के जोर पे जाते हैं और मुजफ्फराबाद से एहलकार कौन, एहलकार एक सेकंड, एहलकार कौन, कोई ऑफिशियल तो नहीं ना? उसके बाद बातचीत ये की जाती है कि लड़की को जो है इज्जत के साथ आप रुखसत करके वापस ले आइएगा। जब लड़की रावलपिंडी में आती है 16 से 17 तारीख को, तो उसके बाद जो है लड़की को जो है जिरगा, शाम के टाइम जिरगा बिठाया जाता है और जिरगे में यह फैसला होता है कि लड़की को मार दिया जाए। और बेदर्दी के साथ उसी रात को जो है लड़की का उसके घर में उसके वालिद, उसके चचा और उसका जो साबिक शोर कहला रहा है ज़ियाउर रहमान, और जिरगे के सरबराह की मौजूदगी में उसका जो है गला दबा कर जो है सफाकी के साथ उसको कत्ल कर दिया जाता है। और 18 तारीख की सुबह शदीद बारिश के दौरान जो है यहाँ पर एक करीबी वाक़या छठी कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाकर उसको जो है उसको दफनाने की कोशिश की जाती है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 25 अफराद जो है जनाजे के जो वहाँ पर कब्र के लेके जाते हैं, लेकिन दफनाने के बाद जो है कब्र के नामो निशान भी मिटा दिए जाते हैं और इस मामले को छुपाया जाता है। लेकिन जब पुलिस हरकत में आती है तो पुलिस को जब तफ्तीश करती है तो पता ये लगता है कि मामला कुछ और है। तो उसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आती है और पुलिस जो है गिरफ्तारियां शुरू करती है। जब अब तक पुलिस ने तकरीबन 9 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें जो जिरगे का सरबराह है असमतुल्लाह वो गिरफ्तार है, जबकि लड़की का वालिद, लड़की का चचा और लड़की का साबिक शोर ज़ियाउर रहमान, उसके अलावा लड़की के चचाजाद भाई और एक जो शख्स जो उस्मान नामी शख्स है वो, और गोरकन भी और रक्शे का जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तमाम लोग जो है पुलिस की गिरफ्तारी मिलाई, उनका रिमांड हासिल किया भी जा रहा है। और पुलिस की जाने से ये कहा जा रहा है कि तफ्तीश की गुज़िश्ता रोज़ भी जो है लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, मजिस्ट्रेट की निगरानी में वहाँ पर जाकर उसकी कब्र कुशाई की गई और जो होली फैमिली की डॉक्टर है उसकी मौजूदगी में। राव रिजवान एक सेकंड, अभी आपने पूरा ये नटशेल में बता दिया कि क्या क्या वाकया हुआ। मुझे बताएं कि जब वो FIR दर्ज हुई तो आपने कहा एहलकारों के साथ वो वहां पहुंचता है और लड़की को लेकर आता है। कौन एहलकार है, यानी पुलिस एहलकारों के साथ वो जाता है या फिर वो उसके प्राइवेट कोई गार्ड्स वगैरह है?
नहीं, पुलिस एहलकार नहीं, वो अपने जाती रिश्तेदार, उसका चचा, उसके चचे का भाई, बेटा और जो जरगे का सरबराह असमतुल्लाह, वो असलब बरदार लोगों के साथ जाते हैं। तकरीबन 9 से 10 अफराद थे जो उस्मान के घर मुजफ्फराबाद में पहुंचते हैं और वो ये देखकर घबरा जाता है। उसके बाद जो है असले की दौर पर लड़की को जबरदस्ती वहाँ से जो है लाया जाता है। जब अलियास को ये कहा जाता है कि हम इसको लेके जा रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप इसको इज्जत के साथ रुखसत करके अपने घर ले आइएगा, तो वहाँ से वो इस तरीके से लेके आते हैं। लेकिन अब ये साबिक चोर जो उस्मान जिसका शोर है, जिसका निकाह मुजफ्फराबाद में होता, वो भी पुलिस को सामने पेश हो चुका है और पुलिस को उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और मजिस्ट्रेट के सामने इनका बाकायदा तौर पर निकाह हुआ था। उसके अलावा जो निकाह की दस्तावेजात भी सामने आ चुकी हैं। तो अलियास का बयान भी है, उसमें यह कहा गया कि जब हमें यह पता चला कि लड़की को कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद हमने खुद आके पीरोज़ थाने में अपने आपको मेरे बेटे ने उस्मान ने अपने आप को पेश कर दिया कि सारा इल्ज़ाम मुझ पे ना लगा दिया गया। शायद ये पता नहीं लगना था, लेकिन जब उस्मान ने भी यहाँ पर आके तमाम वारदात का तरीका बताया, उसके बाद जब गोरकन को शामिल तफ्तीश किया गया, तो गोरकन ने कब्र की निशानदेही की। मुझे राव ये बताएं कि जो आप इसके जो साबिका शौहर हैं, जब मैजिस्ट्रेट ने दूसरा निकाह पढ़ाया तो तलाक के पेपर्स वगैरह उन्होंने दिखाए होंगे, तलाक हो गई थी? पहले हस्बैंड से तलाक हो गई थी, पूछ रहे हैं। जी, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने ये कहा था कि मुझ पे रोज तशद्दुद किया जाता था, मुझ पे लड़ाई झगड़े किए जाते थे और मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर अपने घर भेज दिया था। जब मैंने अपने घर जाके अपनी वालदा को बताया कि मुझे इस तरह तलाक दे दी गई है, तो वालदा ने जो है उस पर मजबूर होकर उसको वो कि आखिर तंग आकर जो है वो उस्मान नामी शख्स के साथ जो है, जो इधर पीर विदाई के इलाके में काम करता था, मुजफ्फराबाद का रिहायशी था, वो उसके साथ भाग के जो है मुजफ्फराबाद चली गई। जब मुजफ्फराबाद वो उसके घर पहुंची है, तो सुबह जब उसके वालिद ने आंख खोली, वालिद सुबह उठे हैं तो उन्होंने देखा ये लड़की कौन है। जब उन्हें सारा बात पता लगा तो उन्होंने कहा हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। तो जब उस्मान के जो वालिद हैं, उन्होंने उनका यही कहना है कि मैं गरीब बंदा हूँ, लेकिन उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये का बंदोबस्त किया और वकील करवा के वो मजिस्ट्रेट के सामने गए और मजिस्ट्रेट के सामने जाके उन्होंने बाकायदा जो है लड़की का मामला बड़ा खराब हो गया। इसमें राव ये बताएं कि ये इस कत्ल में मुलव्विस लोग कौन कौन है? जिरगे वाले, ये पहले हस्बैंड की फैमिली और लड़की की फैमिली भी क्या उसमें इन्वॉल्व है या नहीं? सिद्रा की फैमिली जी, लड़की के तमाम जो लड़की सिद्रा जो है उसके जो ये घर में जिरगा उसके बिठाया गया था। जिरगे का जो सरबराह थे वो असमतुल्लाह खान है, जो बाड़ा मार्केट के ताजिर भी हैं। उसके अलावा मोहम्मद साले और सलीम खान, जबकि वालिद अरब गुल और उसका जो लड़की का मुबैना पहला शोहर है ज़ियाउर रहमान, उसका भाई जफर और चचा मानी खान, शायद कोई रिलेटिव्स वगैरह भी होंगे खानदान के अंदर। बहुत शुक्रिया। हैरानी की बात है कि पिंडी जैसे शहर में अभी तक वहां भी जिरगा सिस्टम चलता है। मतलब जिरगा है और आप देखें कितना इफेक्टिव जिरगा है कि जिरगे का उसमें लड़की के वालिदैन भी मान रहे हैं इसको, वो शौहर के जो तरफ वाले हैं वो भी मान रहे हैं और बाकायदा अमल हो रहा है। और बड़ा मार्केट के हेड हैं तो बड़े पावरफुल ही होंगे, लेकिन वहाँ ये चीजें चल रही हैं, जुल्म हो रहा है। मैं कहती हूँ जी प्लीज जस्टिस फॉर सिद्रा। बिल्कुल ऐसा ही है ये कि हम जैसे पहले कहा कि क्राइम है, ये स्टेट के खिलाफ क्राइम है, तो सिद्रा को जस्टिस मिलना चाहिए और अगर कोई परस्यू नहीं भी करता है इस केस को तो मुजरिमान को करार वाकई सजा देना ये स्टेट का काम है। एक ब्रेक हमने सिद्रा को जस्टिस चाहिए और हमें सिद्रा के लिए जस्टिस चाहिए। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जी मौसम के बारे में बात करें, आप क्या कहना चाहेंगी वेदर के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि सारा बचपन ना मुझे इसकी स्पेलिंग के साथ बड़ी मसले मसाइल रहे। अच्छा, वेदर और वो क्या दो तरह के वेदर, एक WHETH वाला और एक ये। और हमारे जमाने में स्पेलिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि नंबर कट जाते थे। अब तो ऑटो करेक्ट या स्पेलिंग्स का एरर्स को माइंड ही नहीं किया जाता। बड़ा अच्छा दौर है, लेकिन ये जब भी मैं WEA स्पेलिंग देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, हाँ ये स्पेलिंग। तो बारिशों का भाई ठंडा प्रोग्राम अभी भी जारी है। कराची में बारिशें तो बहुत कम हो ही नहीं रही, लेकिन ये कि बादल हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होंगी। और मौसम कैसा रहेगा, डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम नजीर ने मुझे ज्वाइन किया है। अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। परसों आप भाग गए थे, फ्रीज हो गए थे। हाँ, फ्रीज हो गए थे अंजुम, हमने आपको फ्रीज होते हुए देखा अपने सामने। अब ठीक है, आप थो हो गए, मतलब सही। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आज तो नेट ठीक चल रहा है, शुक्र। मुझे बताएं कि मौसम कैसा चल रहा है? ये हाँ, मौसम का भी बताएं, बहुत सही चल रहा है।
प्लीज नहीं होना अंजुम भाई, प्लीज नहीं होना। मौसम कैसा चल रहा है ये बताएं ना पूरे आप मुल्क बस में। 4-5 बातें खुद ही बता दें बस आप, ये ना हो कि फ्रीज हो जाए कोई जी कनेक्शन। देखें, कल से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो मुल्क में स्टार्ट हो चुका है दोबारा। लाहौर में कल अच्छी बारिश देखी गई, इसके साथ साथ कसूर, मरी, सियालकोट, झेलम, नारोवाल, मंगला और कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश देखी गई। ताहम आज से इसमें मज़ीद शिद्दत का इम्कान है, जिसमें कश्मीर के अक्सर इलाकों जैसे वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ, बाग, हवेली, कोटली, बिमर, मीरपुर खास में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसी तरह जो जीबी के इलाके हैं, दियामेर, अस्तोर, गजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गांजे, शिकर, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। अगर आप केपी में आ जाते हैं तो दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़, कोहाड़, पिशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, यानी कि ऑलमोस्ट तमाम केपी में जो है 31 तारीख तक बारिशों के इम्कानात हैं और इसमें मूसलाधार बारिशें भी हैं। तो इसकी वजह से इस बात के चांसेस हैं कि नौशहरा के मुकाम पर जो है दरियाए सवात में तुग़यानी और पॉसिबल है। फिर पंजाब की बात करते हैं तो 31 तारीख तक पंजाब के अक्सर इलाकों में इंक्लूडिंग सदर्न पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब और तकरीबन पंजाब के तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों और जनूबी इलाकों में जो है बारिश के इम्कानात हैं। अब बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में कोई ख़ास बारिश के इम्कानात नहीं है। ताहम इस दौरान जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी, लाड़काना के इलाकों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। आप कराची की बात करते हैं तो कराची का मौसम बहुत जी बारिश नहीं होनी। अंजुम भाई ये बताएं कि ये फ्लैश फ्लड्स, गॉड फॉरबिड, या क्लाउड बर्स्ट, इसका तो चांस नहीं है इस महीने में, अगस्त में, क्योंकि लोग अभी शायद प्लान फिर कर रहे हो, मरी चले जाएं, सवार चले जाएं, तो ये एरियाज अभी भी खतरनाक हैं इस महीने अगस्त में। देखिए 31 तारीख तक तो ये सिलसिला जो है मुल्क के अक्सर इलाकों, बालाई इलाकों को मुतासर कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इस दौरान जो है फ्लैश फ्लड्स और ग्लोफ के इवेंट के चांसेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। ताहम आने वाले दिनों में इस बात की तवक्को है कि अगस्त के स्टार्ट में थोड़ा सा पॉज नज़र आ रहा है मुल्क के नॉर्दर्न इलाकों में। एज सच उतनी शदीद बारिशें होने के इम्कानात नहीं हैं, ताहम बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो अगस्त के स्टार्ट जो है वो काफी और कराची में भी जल्दी से बता दें जो भाई कैसा रहेगा, बारिश तो नहीं होगी लेकिन बादल रहेंगे। मतलब अगस्त में सेफ है ट्रैवलिंग टू नॉर्दर्न एरियाज, आपको लगता है? देखिए कराची का मौसम बहुत अंजुम भाई पहले बताएं नॉर्दर्न नादिया का जवाब दे दो। हाँ मैं कुछ लोगों का प्लान बन रहा है ना, तो मैं ताकि जरा उनको मना करूं कि ये अगस्त में लोग घूमने फिरने जा सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित तक, मरी, सवात, या नहीं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वेदर एडवाइजरीज को मद्देनजर रखते हुए आप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले अगस्त में कुछ थोड़ा सा बलाई इलाकों में पॉज नजर आएगा, लेकिन बारिशों के सिलसिले होंगे, लेकिन शायद उस शिद्दत के ना हो जो अब हो रही है इस वक्त। बस कराची का मुझे बता दीजिए जल्दी। नहीं है कराची में बारिश। कराची का मौसम सुहाना है, बादल हैं, बहुत अच्छा मौसम है, कहीं कहीं फवार हल्की बारिश है। ताहम आने वाले अभी 8 से 10 रोज के दौरान कराची में कोई खातिर ख्वाह तेज बारिश के इम्कानात नहीं। क्या बात है, मतलब अच्छी रोमांटिक ड्राइव्स का माहौल है, लेकिन याद रखिएगा कि बच्चे 2 ही अच्छे और उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, तो ड्राइव मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं ना आप लोग, लेकिन बस उसका रोमांटिक ड्राइव से कोई ताल्लुक बिल्कुल ताल्लुक है उसका। मौसम ऐसा है ना, ये बात भी है, देख लेते हैं आप। ये बात भी है। रोमांटिक ड्राइव का आप क्या कहाँ नहीं समझ नहीं आया आपने कुछ देख लेते हैं, देख के बाद वापस आते हैं हेडलाइंस होगी। बस कर मैं जरा बताता हूँ, बस कर दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अगर आपसे कभी किसी ने कहा हो कि जी कराची तो बहुत सस्ता शहर है, पंजाब में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अब आप यकीन ना कीजिएगा उनका। नहीं इस्लामाबाद से महंगा चल रहा है भाई। बुनियादी चीज़ें जो हैं, आम आदमी के ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें, यानी आटा और चीनी, ये दोनों चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई है। शहर कायद में 20 किलो आटे का जो थैला है 1800 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अच्छा, ये 1800 रुपए हो रहा है, ये तो ठीक, यानी आपको सही है, कोई बात नहीं, 1800 हो रहा है, लेकिन 420 रुपए किलो ज्यादा है लाहौर से। बिल्कुल, यानी लाहौर से यही आटा 420 रुपए पर केजी कम मिलेगा, पेशावर से 300 रुपए ज्यादा है।
तो मतलब लाहौर से मंगवाएं हम, लाहौर पर पंजाब यही से मंगवाएं। बस यही रह गया। अच्छा चीनी की बात करें हम, चीनी आपने इंपोर्ट की थी, याद है चीनी के स्कैंडल से मुतालिक हमने बात की, क्यों इंपोर्ट कर दी और क्यों इजाजत मिल गई, क्या हो गया। हमारे यहाँ तो फसल बहुत अच्छी हुई है, तो चीनी का भी यही हाल है, इंपोर्ट करने के बावजूद चीनी मार्केट में कम है 15 रुपए फी किलो इजाफे के साथ। यानी कि अगर रिटेल पर कीमत 173 रुपए तो लोगों को मिल रही है 185 रुपए, 15 रुपए फी किलो ज्यादा। क्यों भी? तो ये लोगों के लिए, क्यों? मेरे आपके लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए कि जो जाहिर अफोर्ड कर लेते हैं उनके लिए 10 रुपए 15 रुपए, लेकिन भाई एक मेजोरिटी है पाकिस्तान में जिसके लिए 10 रुपए 15 रुपए फी किलो इजाफा बहुत मायने रखता है, बिल्कुल। बहुत बड़ा इजाफा है ये। पूरा महीने का जो बजट है उनका डिस्टर्ब हो जाता है, वो मैनेज है। नहीं कर पाते, तो कहाँ से काटें? बच्चे की फीस से काटें, पानी से काटें, बिल्कुल। बिजली से काटें, कहाँ से ये कटौती करके मुझे बता दें कि ये जो इंक्रीज हुआ है हाँ, ये इसको कहाँ से एडजस्ट करें, पूरा इसको? करें इसको। हाँ। और आटे का थैला, यानी अब गंदम और ये चीजें हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में ये इतनी महंगी है कि 420 रुपए में अब कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर कराची क्या कर रहे हैं, इंतजामिया क्या करी, कुछ नहीं। मोना सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। मोना, ये मुझे बताएं कि ये तो वही बात है कि आम आदमी को बस परेशान करना है, बुरी तरीके से महंगाई में उसको जो है ना पीस के रख देना है। बताएं जरा चीनी और आटे का क्या हाल है मार्केट में? जी जोहे, बिल्कुल यही हाल है कि महंगाई जो है कम होने का नाम हेलो, नहीं लेती। जी। जैसा कि अभी आवाज़ आ रही आपने है खुद आपको? बताया हेलो, कि कराची में मुझे जो आवाज़ आ रही चीनी है। या आटे के जो अब रेट बताए हैं बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ सरकारी होलसेल का जो चीनी का रेट है वो 170 और रिटेल में 173 है, लेकिन जो अब कहना चाहिए कि जो चीनी की जो मिठास है ना वो कीमतें बढ़ने के साथ अब वो कड़वाहट में तब्दील हो गई है कराची वालों के लिए, क्योंकि चीनी जो रिटेल में 173 कही जा रही है वो कहीं भी आपको दस्तयाब नहीं है। कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं आपको 173 में कहीं आपको नहीं मिल रहे, बल्कि ये कीमतें जो है 180, 185 और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 190 और 195 किलो भी चीनी फरोख्त हो रही है। तो आप सोचिए कि कराची के जो शहरी हैं उनका क्या हाल होगा। बजट वाकई बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आमदनी तो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से अगर हम आटे की बात करें तो उस पर भी जो है 200 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 20 किलो का जो थैला है वो अब 1800 रुपये में मिल रहा है। और अगर हम तेल की बात करें तो गुज़िश्ता कहना चाहिए कि 2 हफ्ते के दौरान जो तेल की कीमतें हैं उन पर भी जो है कीमतें बढ़ा दी गई। अगर हम ब्रांडेड तेल की बात करें तो फी कार्टन 50 रुपये बढ़ा दी, यानी कि फी लीटर जो ऑयल है उस पर 10 रुपये का इजाफा हो गया है। 550 में जो फी लीटर मिलता था अब वो 560 में फी लीटर मिल रहा है। तो मोना, ये सिर्फ कराची के लिए है या पूरे सिंध के लिए है? वो जो है शाज़ो नादिर ही मिलता है, लेकिन फिर भी जो हमारे कोई दुकानदार है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी के लिहाज से हम जो बात करें वो वाकई बहुत मुश्किल में है, क्योंकि जो चीनी की मिठास है वाकई वो कड़वी होती जा रही है। अच्छा मोना, वो तो क्योंकि कड़वा कर दिया आपने, बिल्कुल सही बात। मोना मुझे बताएं मोना कि ये कराची में ही प्राइस हाइक आई है या पूरे सिंध में, हैदराबाद और बाकी एरियाज में भी वहाँ भी प्राइस हाइक होगी इनकी सारी आटे की, चीनी की, वहाँ भी फर्क पड़ा है या वहाँ ठीक है? अच्छा नादिया, देखिए महंगाई तो खैर अगर हम ये कहें कि सिर्फ कराची में तो ऐसा तो नहीं है, पूरे मुल्क में ही महंगाई है। लेकिन हम कराची की जहाँ बात करते हैं, कराची का शहर जिसका सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर जो है कीमतें कुछ ज़्यादा ही आसमानों से बातें करने लगती हैं। अगर सिंध के जो दीगर शहर हैं या दीगर अजला हैं उनमें जो है ना कराची की निस्बत आपको फिर भी जो है सस्ता मिलेगा। एक कराची शहर है जिसमें ये सब्सिडी है ना, ज़्यादा रेवेन्यू देने कराची वाला शहर, कराची सब्सिडी, कराची को सब्सिडी नहीं मिल रही, सब्सिडी दे रहा है कराची, सब्सिडी दे रहा है पूरे मुल्क को, उसको मिल नहीं रही, हम पूरे मुल्क को चला बिल्कुल नहीं दी जाए। बात दरअसल ये कमिश्नर कराची जो है वो अपने सरकारी रेट तो दे देते हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस कभी भी नहीं करते। आप मार्केट में आए, वहाँ सर्वे करें, अपनी टीम्स को भेजें, लेकिन सर्वे करने की बजाय वो लोग मुकमका ज़्यादा कर लेते हैं। तो कमिश्नर कराची की भी यहाँ पे जो है बहुत बड़ा फेलियर है कि वो जो है कीमतों में कभी भी इस्तेहकाम नहीं ला और सकते। मोना ये भी बताएं कि ये तो चीनी की बात हो गई, आटा इतना महंगा क्यों है? मतलब पंजाब में बिल्कुल हाँ, पंजाब में यानी 420 रुपए किलो, यानी 20 किलो पे कम है, यानी 10 किलो की अगर हम बात करें तो तकरीबन 200 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्या ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ाए हैं? कोई बताया कि क्यों है ऐसा? बैग को लगता है खास ले लिया इन्होंने।
बिल्कुल आटे की थैली महंगी ले ली आपने। सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर टैक्सेस हैं, तो उनकी वजह से जो है कराची में आटे की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपको दूसरे सूबों के शहरों में और कराची में। और कराची वालों का कहना है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने वाले शहर की ये सूरत हाल है कि जिन्हें सहूलियात का फुकदान के साथ साथ महंगाई से भी जो है सफ़र करना पड़ रहा है। जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, घी, आटा, तेल, चीनी, अगर इनकी ही कीमतों में इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये सोचें एक कम आमदनी वाला जो शख्स है वो कैसे अपने 4 बच्चों को पाले, अपना घर का बजट चलाए। बिल्कुल, बच्चों की और तालीमी चीनी में तो फिर भी चले आप कम कर बुनियादी दिया, कम कर सकते हैं पूरी करे या और चीजें करे। बहुत मुश्किल हो गया कराची के लिए, बेशक नहीं, बहुत बिल्कुल। मुश्किल आप हो आटे गया। के बगैर तो गुजारा नहीं, उसमें तो आप क्या बचत करेंगे कि कम खाओ, रोटी कम कर दो। क्या चाहते हैं आप? कराची के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखे सोएं, अब रोटी आधी कर दें, खाना आधा कर दें, इसलिए कि ये अनफेयर बात हो गई। पेट्रोल प्राइसेस क्या आपने चाहते बढ़ा दिए हैं पूरे मुल्क के लिए, वैसे ही उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। फिर आटे और चीनी की दालों की कीमतें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महंगाई में बहुत कमी हो गई। भाई सिंगल डिजिट पे आ गई है महंगाई, ये तो देखें हमारी अचीवमेंट है और हम ग्रोथ भी अच्छा, अचीव। हाँ अच्छा ज़ोहेब, यहाँ पर ना चीनी की अगर हम कीमतों की बात करते हैं ना, यहाँ जो मोहल्ले के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि होलसेल मालकान ने जब ये चीनी एकदम से महंगी हुई तो वो स्टॉक करके रख लेते। अब उनसे जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने चीनी महंगे दामों उनसे ख़रीदी। अब कहते हैं कि अब हम सस्ती किस तरीके से फ़रोख्त करें, हमें तो लॉस हो रहा है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जिसकी वजह से ना हर इलाके में मुख्तलिफ रेट हम देखते हैं, मुख्तलिफ रेट देखते हैं और ये तो देखें एक्सक्यूज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को ना कि हमने महंगी खरीदी है। ऑफिशियल रेट का फायदा क्या यही है तो कि बात जब है। आपका अप्लाई नहीं बहुत हो शुक्रिया रहा, मोना, आपने हमें अहवाल दिया पूरा कराची का नहीं है, डिटेल्स। चेक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी प्राइस रखें, जितने मर्जी पे बिल्कुल ऐसा ही है, बेचें। अपनी आपके मर्जी से पास बेचें। कस्टमर है तो ठीक है, बेचें। जब कोई आएगा चेक करने के लिए पूछेगा तब कोई तक बड़ा नहीं। मुनाफा कमा चुके होंगे हम 2-3 महीने, कोई चेक करने आएगा ठीक है, थोड़ा बहुत जुर्माना देके हम कोई मसला नहीं है, आगे बात बढ़ाएंगे। अब लेने गया है आटा, उसको जो मजबूरन लेना ही पड़ा है। और मुझे ये लगता है कि देखिए मिडिल क्लास भी जो है ना, उनके पास कोई ऐसा कोई दौलत की बारिश तो हो नहीं रही है, उनको भी ये जो प्राइस डिफरेंस है ये हमें भी हिट कर रहा है, हर एक को हिट कर रहा है। ठीक है ना, आप एक तबके को ना देखें, सबको देखें। और ये इंतजामिया का गलत है काम है ना, एक रेट आप खुद फिक्स कर रहे हैं, या तो 185 आप फिक्स कर दें रेट कि भाई ये महंगा है, महंगा रहा है, जो प्रोडक्शन कम हो रही है, जो कुछ भी है ड्यू टू एनी, लेकिन आप रेट फिक्स कर रहे हैं 173, क्यों फिक्स कर रहे हैं आप? दिल जलाने के लिए कि रेट गया है लेकिन मिले 185 में रही है भाई, हमने तो पहले वाले काब्ज ही छोड़ दें, हर तरह के काब्ज छोड़ दें, क्या क्या छोड़ दें, क्या क्या गोश्त ही सस्ता कर दो। अच्छा भाई, एक टी शर्ट ने जो है पूरे ग्राउंड को हिला के रख दिया। अच्छा, एक टी शर्ट की वजह से, वो क्या? जो कि पाकिस्तान की टी शर्ट थी, उसने पूरे ग्राउंड में इंतजामिया को, स्टाफ को, सिक्योरिटी को, सबको हिला के रख दिया कि भाई ये टी शर्ट ही थ्रेट है। हाँ, ये जिसको ठीक है, तकलीफ थी ना, हाँ। जिसने शरारत की, उसको मुंह की खानी पड़ी और हाँ, इंटरनेशनल मुंह पे पड़ी उसकी। लंदन देखे भाई, हुआ ये कि लंदन के ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड का मैच जारी था। अब वहाँ भारत के फैंस थे, पाकिस्तान के फैंस थे, और इवन फैंस थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड पे तो हो ही रहा था ये, लेकिन क्रिकेट को हम कहते हैं भाई हर टीम का फैन होता है, कोई भी टी शर्ट पहन के आ सकता है, क्रिकेट का लवर है वो, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का ना भी हो चले, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और फारूक नजर भी गए, वो भी गए मैच देखने, और उन्होंने कमाल ये किया कि पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी, एंड व्हाई नॉट। और जब पाकिस्तान की टी शर्ट उनके पहनी तो साथ क्या सिक्योरिटी हुआ? एहलकार उनके पास आ ये गया। अच्छा, क्या हुआ ये खुद ही बताएंगे ना। वायरल है वीडियो कि हाँ जी, उनके साथ क्या, उनको क्या कहा गया और उन्होंने फिर क्या किया। बिल्कुल। फारूक नजर हमारे साथ ही हैं। फारूक भाई, वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन पे। क्या हुआ भाई, आपने क्या, कौन सा ऑफेंस कर दिया? ये क्या आपको उन्होंने कह दिया कि ग्राउंड से निकल जाओ भाई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तुमको? क्या था वो? दो कंडीशन दी उनको। जी बहुत शुक्रिया। और अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि क्या ऑफेंस था, क्या वजह थी। आज तो अगर टेस्ट मैच वो जारी रहता, उसका 8वां दिन होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसकी क्या वजह थी। अच्छा, व्हाट हैपेंड, आप बताएं कि आप यही टी शर्ट पाकिस्तान की पहन के गए थे मैच देखने, और क्या हुआ? जी, क्योंकि इसी वजह से आपने मुझे बुलाया, तो मैंने यही अभी बहुत तक अच्छा वो चाचा पाकिस्तानी एक और मिल गया सबको, तो मैं तो पीसीबी को कहूंगा मुझे अब हर जगह भेजा करें, पाकिस्तान के क्राउड के अंदर मैं रहा करूं। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हुआ हमें क्या? पुलिस वाले ने आके आपसे क्या कहा? आप तो मैच देख रहे थे आराम से, क्या हुआ? तो हुआ ये कि 5वां दिन था, वैसे तो हो सकता है वो चौथे दिन ही खत्म हो जाता, 0 पे 2 आउट हो गए थे इंडिया के, लेकिन
उनकी पार्टनरशिप लग गई शुभमन गिल की और राहुल की। और एक बड़ा एक्साइटेड पॉइंट एक मैच जा रहा था अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लास्ट डे 8 विकेटें उन्होंने इंग्लैंड ने लेनी थी और उन्होंने पूरा दिन बचाना था, तो इसी वजह से एक दिन पहले मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली और टिकट लेके 11 बजे यहाँ मकामी टाइम पे शुरू होता है मैच, तो मैं 11:15 बजे यही शर्ट पहन के। जरा उस पे आए, पुलिस वाला आया आपके पास, वहां से बताएं प्लीज। हाँ, पुलिस वाला लंच के दौरान आया। वो 2 घंटे मैंने इसी शर्ट में मैच देखा, सारा कुछ कोई मसला नहीं। इंडियन और इंग्लिश जो तमाशाई थे आसपास थे, खड़े होके भी मैंने जो उनका कप्तान है उनको दाद दी सबके साथ। क्या कहा पुलिस वाले ने, क्या कहा आपसे? इन्होंने कहा कि भाई आप अभी जो ये जो शर्ट है इसको ढांप लें अगर आप मजीद मैच देखना चाहते हैं। तो मैं शॉक्ड हुआ कि भाई पहले तो बताओ मुझे कि ये किसने आपको भेजा है, कौन हो आप, या कोई ऑर्डर है या क्या मामला, इसको मुझे रिटर्न दो, क्योंकि मैं खुद भी होस्ट हूँ यहाँ यूके अपना एलिबैट टीवी पे भी 17-18 साल हो गए। जी। तो थोड़ा सा उनसे खुद मैं खबर बन रहा था, पहले मैंने अपना मोबाइल निकाला और वो सारा उसको तसल्ली कर ली कि भाई तुम चाहते क्या हो। मैंने इनकार कर दिया, फिर उसने अपनी मजीद टीम बुलाई और उसके बाद फिर 2 वो पुलिस वुमेन भी आ गई। उनकी तकरार यही थी जी भी आप इसको कवर करके इसको अपनी जैकेट पहन लें तो आप मैच देखें। क्यों? ये क्या तो बात है? किसी ने कंप्लेन की? कोई समझ नहीं आया, कोई जवाब नहीं जी दिया। बस यही। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? आप ये टी शर्ट पहने रहे, ये क्या मामला था? फिर आपने क्या किया? टी शर्ट आप पहने रहे, मैच पूरा देखा आपने इसी टी शर्ट में? नहीं, फिर तो मैच क्या देखना था, मैंने उनसे वो बहस शुरू कर दी और फिर उन्होंने कहा चलिए आप हमारे साथ आए, नीचे बात करते हैं, इधर स्टोर हो रहा है या चले। मैंने कहा मैं तो उनके साथ ताउन कर रहा था, मुझे अब उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि ये कहेंगे कि नहीं अपनी बात पे वो टिके ही रहेंगे। तो नीचे जाके भी उन्होंने यही कहा कि आप अगर मैच देखना चाहते हैं तो उसको कवर करें। मैंने कहा मैं मैच नहीं देखना चाहता, मैं इसे कवर नहीं करूंगा, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमारा तो ईमान है कि जब हम परचम या अपना निशान लपेट लेते हैं तो उसको कबर की मट्टी सिर्फ कवर कर सकती है। बिल्कुल। तो ये फिर उसके बाद आपको जाना पड़ा फिर छोड़ के? जी, फिर मुझे मैं वापस आ गया। मैंने उनकी वो जो ऐसे कभी बात सुनी नहीं। आई डोंट थिंक इट्स लॉ। यानी पूरी दुनिया में जो मैचेस होते हैं, वेस्ट इंडीज का लोग कलर पहने होते हैं, मैच चल रहा होता है जिम्बाब्वे का, इंडिया का कलर पहने होते हैं, मैच पाकिस्तान का चल रहा होता है। आपने कंप्लेन किया, कोई एक्शन उनके खिलाफ ले रहे हैं? जी हाँ, वो बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से एक जुमला कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम भी नहीं आई, लेकिन विराट कोहली की शर्ट, वो फैन थे हमारे लाहौर के लड़के, उन्होंने कजाफी स्टेडियम में कोहली की इंडियन शर्ट पहन के वो मैच देखा है। तो पूरी दुनिया क्या जो कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान के बड़ा मामला थे, क्रिकेट के ग्राउंड में कोई ऐसा मामला नहीं था। सब रेसिज्म है और रेसिज्म की बड़ी सजा है। तो आपने लॉ किया, कुछ आपने किया है कोई उनके खिलाफ? जी, मैंने इनिशियली जो एक अपने तय हो सकता है लंकाशायर क्रिकेट के हवाले से वो मैंने ईमेल कर दिया था उनको, जो उनका प्रोसेस है, लेकिन जो एक बड़े पैमाने पे है वो तो मैं चाहूंगा हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं वो हैं, हाई कमिश्नर यहाँ पे हैं, वो कोई ताउन करे या वो बैठ पे। लेकिन ये समझ नहीं आई ना कि इंग्लैंड का, मुझे ये समझ नहीं आया कि चलो इंडिया में हो रहा होता ना तो समझ में आती बात कि भाई पाकिस्तान का ना पहने। इंग्लैंड का क्या ताल्लुक है कि पाकिस्तान के कलर को? तकलीफ हो किसको रही थी? किसी ने कंप्लेन की, किसी ने इनको पैसे दिए, क्या आपको लगता है क्या हुआ होगा? कुछ समझ नहीं आई, इर्द गिर्द वाले ने तो कोई कंप्लेंट नहीं की होगी। कोई तकलीफ हुई है वैसे तो नहीं, लेकिन तकलीफ हुई भी तो तकलीफ पे अमल क्यों कर दिया? एक्शन क्यों लिया उन्होंने? जेंटलमैन्स गेम है, वो तो अपने घर में खेल रहे हैं जहाँ क्रिकेट जहाँ से शुरू हुई है। सही बात है। और नीचे जाके पुलिस वाली से पूछा मैंने कि भाई आप ये अहमदाबाद में खड़ी हो या मुंबई में खड़ी हो कि मैनचेस्टर यूके में खड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म की चीज होना ये भी एक दो शौक। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं आपको कि आपको क्यों ये जो है शर्ट जो है छुपानी है या जाना है? आपने पूछा होगा तो उन्होंने आपको रीजन तो बताना चाहिए उनको। कोई रीजन नहीं, आखिरी सेकंड तक मैं पूछता रहा, मुझे रीजन बता दे, मुझे वजह बता दे, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। और ये पुलिस वाले एक तो कुछ हमें गोरे नजर आ रहे हैं, क्या इसमें कोई इंडियन भी था? इंडियन ओरिजिन? नहीं, पुलिस वालों में इंडियन नहीं था, लेकिन ये लग रहा था जो स्टाफ था ग्राउंड में उनमें इंडियंस लग रहे थे कुछ। अच्छा, और आप उन्होंने देखा आपको बड़े डैमेजेस पे करना पड़ेंगे अगर ये परसू किया ना आपने, बड़े डैमेजेस आपको मिलने वाले हैं। करना चाहिए इनको ठीक ठाक। चले, मैं तो कहता हूँ पीसीबी इसमें साथ दे, सारे नहीं फारूक भाई, पीसीबी ठीक है, और भी उनके हमारे यहाँ बड़े मसाइल चल रहे हैं, मेरे ख्याल है इसको आपको टेकअप करना चाहिए। आर यू ब्रिटिश नेशनल बाय द वे? जी, मुझे इसमें मैं अपने तय तो सारा कुछ करूंगा। आपको करना चाहिए फारूक भाई, हम आपके साथ हैं। मेरा ख्याल है आप ऑल द वे जाएं,
रेसिज्म का इन पे केस नहीं, लेकिन करें पीसीबी और की क्यों सतह पे करें? भी वो सही कह रहे हैं कि इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये तो क्रिकेट को आप ये कहते हैं कि भाई ये तो टॉलरेंस लाता है, खेल के जरिए तो आप एक दूसरे को इससे कनेक्ट करते हैं, दूरियां कम होती हैं, मिलते जुलते, तो आप ये खेल के अंदर कौन सा ये वो सिस्टम भी लेकर आ बिल्कुल रहे हैं भाई? एक्शन ले, लेकिन आप जो है ना अपना वहां से लोकली जो कर सकते हैं जरूर यानी करें। कल को अगर ठीक है? पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होगा तो हम पाकिस्तान में ये कह दें कि भाई कोई इंग्लैंड की टी शर्ट नहीं पहनेगा और कोई ऑस्ट्रेलिया की नहीं पहनेगा, सब पाकिस्तान की पहन के बैठेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये आप पाकिस्तानी काउंसिलेट में जाके बात करें, पाकिस्तानी शुड प्रोटेस्ट, यूके में प्रोटेस्ट करें कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं ये तो बहुत बड़ी बात है, ये एम्बैरेसमेंट है। ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी हो रही है यहाँ पे कि किसी के आप असेंबली में जाके खड़े हो गए हैं, दूसरे मुल्क का झंडा लहरा रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें और जहां आप हैं वहां रेसिज्म बल्कि इज अ आपके क्राइम। चैनल के सॉरी टू कट, आपके चैनल के तवज्जो से अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम यूके आ रही है, तो मैं तो इंडियन वाले सारों को कहूंगा कि आप अपनी शर्टें पहन के आप मैच देखने आए, हमें कोई मसला नहीं होगा, हम शिकायत आपको नहीं करेंगे। अच्छा, एक दिन तजर्बा आप ये कीजिएगा कि मैच कोई और पाकिस्तान की छोड़े, कोई मसला नहीं है, आप किसी और शर्ट का कलर पहन लीजिए टीम का, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करते हैं वो। हाँ, फिर क्या रिएक्शन है, ताकि ये वाजे हो जाए ना कि हमारे मुल्कों से ये इस तरह। नहीं फारूक भाई, ये तो कंप्लीट रेसिज्म है और वहाँ ये क्राइम है और इसकी सजा है। प्लीज आप हाईएस्ट अथॉरिटी में जाके आपको अब ये केस लेके जाना है। लेकिन वही बात है ना, एक पाकिस्तानी सब पे भारी है भाई। ये चीज समझ आ गया। बहुत शुक्रिया फारूक नज़र, आपने हमें वक्त दिया। जी, एंड बिल्कुल मोर पावर टू यू। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके इस एक्ट की, बड़ी कदर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या बात है यार, ये इस सतह तक है, स्टूप यानी बहुत ही नीचे गिरने वाली बात है। मुझे समझ नहीं आया, क्रिकेट में कभी आज तक ऐसे नहीं देखा कि यार किसी का आप टीम का कलर पहने और ये जो गोरे कॉप्स थे इनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यही ना, चलो इंडिया होता समझ आती, बिल्कुल नहीं थी कि आप इस तरह मतलब ये रेसिज्म कर रहे हैं और वो वहाँ इंडियन भी बंदा खड़ा हुआ है। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और फिर रीजन भी नहीं दे रहे। चलो कोई रीजन दे दे। अपनी बेइज्जती कर दी, मैं तो कहती हूँ अपने मुल्क की बेइज्जती कर दी, क्योंकि जो जिधर आपने ये ऐसा किया है रेसिज्म, चलो पीछे छुप छुपा के ओपनली आपने ऐसे किया, लेकिन वहां पे अगर ये कोर्ट में गया ना मामला और सही तरीके से आर्ग्यू किया लॉयर ने, तो इनको काफी ज्यादा डैमेजेस पे करना पड़ जाएगा। क्योंकि रेसिज्म को वो दिखाने के लिए ना बड़ा एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये नहीं हो सकता, तो फिर साबित करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाएगा, क्राइम हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे आपने हमारे साथ होना है और लाइव ये शो देखना है। और अगर मिस हो जाए तो फिर यूट्यूब पे, और अगर आप यूट्यूब और व्हाट्सएप नंबर भी जरा इस्तेमाल किया करें, बताया करें हमें बहुत सारी चीजें, अपने दिल की बात बताया करें शो के बारे में कि कैसा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। नादिया जैसे बात करती है, दिल की बात क्यों सुननी है तुमने? नहीं, मतलब दिल की बात है, दिल से ही देखते हैं ना लोग, ऐसी क्या बात है इसमें, दिल से ही देखते हैं, जब दिल चाहता है तो देखते हैं ना, तो ये दिल की बात है, हार्ट टू हार्ट। वो याद है आपको एक कोड है, ये कोड कहना कुछ और होगा। समीना पीरज़ादा करती थी एक हार्ट टू हार्ट नाम से, तो बहुत ही वो हार्ट टू हार्ट लगता था मुझे ना, वो देखने में कितनी वो दिल में अंदर तक उतर जाती थी बात है ना। वो दरख्त पे चढ़ने वाला तो उनका जुमला एपिक, दरख्त पे चढ़ी है बचपन में, बड़ा अच्छा लगता है वो समीना आपा कुछ भी बोले अच्छा लगता है, बहुत ही दिल से और बहुत ही ऐसे होते हैं कि बस। अच्छा, टीवी पे नजर नहीं आ रही आजकल समीना पे ज्यादा, दीमक में बस उनको देखा था, मूवी में देखा था, ड्रामास में आजकल नजर नहीं आ रही, आपको मिस कर रहे हैं। तो हार्ट टू हार्ट से वो याद आ गया मुझे, उनके सवालात याद आ गए। अच्छा, क्या कर रहे हैं हमें हम? हाँ, हम उसकी अच्छा ये हाँ जो हमने शो के हॉबीज हुए, आपकी क्या हॉबी है बताएं? अच्छा, ये आपको मसरूफ रखना बहुत जरूरी है, बताइए आप क्या हॉबीज है? मूवीज देख लेता हूँ या फिर क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट है, किसी भी मौके पर मुझे रात के वक्त, दिन के वक्त, दोपहर 50 टेम्परेचर हो रहा है, क्रिकेट के लिए मुझे बुला लें, आप फौरन आ जाओ। अच्छा, वैसे मैं सुस्ता हॉबीज का मुझे बहुत शौक है कि गाना गाने का और पेंटिंग करने का, और दोनों काम मुझसे नहीं होते, ना गा सकती हूँ और ना मुझसे गाना। खैर मैं गाने की भी कोशिश करता हूँ, आपने याद दिलाया तो गाने की भी मैं कोशिश कर लेता हूँ, वो मेरी हॉबी है। बिल्कुल, वो तो आप गुनगुनाते रहते हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ सिंगर्स को और पेंटर्स को, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कि आपका ये पैदाइशी आपका ये सेंस, हुनर, इसको शाइन किया जा सकता है, लेकिन आप किसी को पेंटर बना नहीं सकते। मैंने कितनी कोशिश की है, मैं ही एग्जांपल हूँ एक आपके आगे, ना गा सकी ना पेंटर बन सकी, कि बहुत कोशिश की है। बिल्कुल, तो ये कि अच्छा अब हम ये मुख्तलिफ तरीके से लोग पेंटिंग करते हैं, अपना एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, कुछ पोर्ट्रेट बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, कुछ लोग स्कल्पचर बनाते हैं, ठीक है, तो ये तरीके हैं अपने अपने। अच्छा, एक आर्टिस्ट ऐसी भी हैं, सना उस्मान साहिबा, जो कि फर्नीचर पर
अपना आर्ट वर्क करती है। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे भी पेपर से ज्यादा। मजे का। मुझे अच्छा लगता है फर्नीचर पे मैंने कोशिशें की हैं और मुझे इनका काम बड़ा अच्छा लगा कि ये रीजन आर्ट नहीं है, दिस इज एक्चुअल स्केचिंग, पेंटिंग, जबरदस्त। तो अपने हाथ से वो जो है फर्नीचर पर पेंट करती हैं और उनका आर्ट वर्क कुछ हमने देखा भी है, जब हमने सोशल मीडिया पर वैसे भी देखा तो हमने कहा कि क्यों ना इनको शो का हिस्सा बनाया जाए और उनसे खुद ही बात की जाए। जी सना हमारे साथ हैं। सना उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सना, आप कहाँ मैं भी किस ठीक शहर हूँ। में? ये भी ठीक है, जोहेब भी सही है। आप बताएं किस शहर से हैं वैसे, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से। लाहौर में तो वैसे आर्टिस्ट का शहर, एनसीए, मतलब क्या नहीं है आपके पास तो बहुत बड़े बड़े फनकार है लाहौर में, सही कह रही, बहुत बड़े बड़े फनकार है बहुत ज्यादा। इतने फनकार हैं लोगों लाहौर में में, भी फनकार सेंस है इतना ज्यादा, और मतलब ये कि जो वो खरीदते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं आर्टिस्ट को। बहुत फनकार है भाई। वो तो समझ गए बात, आपका माहौल ही ऐसा है कि इतना आर्टिस्टिक, लेकिन फिर भी बहुत बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फनकार हैं। आप मुझे बताइए, आपने कहाँ से वैसे ट्रेनिंग, कहाँ से पढ़ा, सीखा? ये एमसीए की ही रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर खुर्शीद साहब हैं, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और आपको ये ख्याल कैसे आया कि भाई फर्नीचर वगैरह और इन चीज़ों पर आप पेंटिंग करें और आप लैंडस्केप ना बनाएं, ये चीज़ें कैसे आपको ख्याल आए? बेसिकली मैं हूँ पेंटर ही, मैं पिक्सल पोर्ट्रेट बनाती रही हूँ, कैलीग्राफी मैंने बहुत ज़्यादा किया है, तो फिर मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। एक दिन मैंने ऐसे ही बैठे बैठे अपने घर का थोड़ा सा एक टेबल जब पेंट किया तो वो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार हम नीचे को भी तो पेंट कर सकते हैं ना। तो फिर मैंने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेस से, फर्नीचर से, टेबल से हमने इसको पेंट करना शुरू किया, और फिर उसको जब जैसे वो अच्छा लगने लगा तो फिर मैंने। और घर में पता होता है इतना आपका पुराना फर्नीचर होता है जो कि बेकार, उसकी अगर आप रिपेयर पॉलिशिंग कराएं तो हजारों में बात चली जाती है। और वॉल्स वगैरह भी ऐसी होती है कि वॉल्स पे अगर आप आर्ट वर्क कर दे तो वो भी अच्छी हो जाती है। भाई सना, मुझे तो ये इतना अच्छा लगा, ये नहीं ड्रॉर्स वाला। एक दो चीजें पसंद आई है नादिया को आपकी? शुक्रिया, समझ रही है ना आप बात? हम ओल्ड फर्नीचर को ही नया कर रहे हैं कि क्योंकि अब महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग समटाइम हम लोग नया फर्नीचर अफोर्ड नहीं करते, और पुराना हमारा फेंकने को दिल नहीं करता कि हमने से कुछ हमारी नानियों दादियों का होता है, कुछ हमारा अपना होता है, तो हम उसको अब्दारी बात है, हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ये तरीका निकाला कि हम क्यों ना पुराने फर्नीचर को नया करें, और स्पेशली मैंने किया कि हम लड़कियों को ये काम सिखाना चाह रहे हैं। जैसे हमने कारपेंटर हमने लड़के ही देखे हैं, आदमी देखे हैं, लेकिन मैं ट्रेंड की तरफ आई हूँ कि खवातीन खुद भी अपना फर्नीचर कर सकती हैं, खुद भी अपना फर्नीचर पेंट कर सकती हैं, और ये जो टोका टोकी और फर्नीचर खराब हो गया उसको ठीक करना, करना, पेंट करना, तो हम ये लड़कियां भी कर सकते हैं। और वैसे तो ये प्राइसलेस है भाई आपका ये काम, अगर आप इसको मार्केट करें तो, लेकिन ये आपके लिए सेल हो जाता है वैसे क्या चीज ज्यादा सेल होती है, लोग पसंद करते हैं? सभी करते हैं असल में। जो बड़ा फर्नीचर है जैसे बेड ड्रेसिंग, और लोगों अपने पुराने नानी दादी के मैंने भी 2-3 किए हैं, वो कस्टमाइज करवाते हैं। मोस्टली होता है कि मोस्टली ट्रेस, टिश्यू बॉक्सेस, कॉफी टेबल्स वगैरह, ये सब लोग ये प्रेफर करते हैं और ये खरीद भी लेते हैं। और यानी कैसे, एक टेंटेटिव आइडिया दे दें कि अगर कोई टेबल अपनी पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, फैमिली पोर्ट्रेट टेबल पे बना के पड़ी हो, कितना प्यारा लगे। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, नहीं दैट वुड बी लवली। हम वॉल क्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है, हम कस्टमाइज में, मतलब मैं कस्टमाइज करती हूँ, और मेरे साथ मेरी छोटी सी टीम है, एक छोटे छोटे ना कारीगर मैंने रखे हुए हैं, एक 12 साल का, एक 13 साल का, 15 साल की, तो मेरे अपने बच्चे हैं। चाइल्ड लेबर ना हो जाए अपने बच्चे। ठीक कह दिया आपने। सीख रहे हैं वो, सीख रहे हैं। सही है, सीख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो साथ साथ करें, काम करें, सीखें, उनको पता भाई पेरेंट्स कर रहे हैं, तो अगर हमने कुछ इनकी स्ट्रगल को देख के हमने कुछ करना है। नहीं, मैं ही पूछा, जो लोग सुन रहे हैं, एक वॉल क्लॉक है, उसको आप कस्टमाइज कर रही हैं, उस पे आर्ट वर्क करके, ठीक है, तो वो कितने तक की होगी एक आइडिया? और टेबल भी घोड़े वाला कॉफी टेबल है, वो बड़ा जो एक कॉफी टेबल है 18x80 का कॉफी टेबल, 18x18 का, वो 10 से 11 हजार का है, और जो क्लॉक है वो 7500, 8000, 6000 डिपेंड करता है, उसका साइज वेरी। अच्छा सना, लेकिन टेबल के ऊपर कोई आप खास कोटिंग वगैरह करती हैं कि वो उस पे कुछ अगर स्पिल हो जाए, कुछ गिर जाए तो वो खराब ना हो,
पेंट उसका खराब ना, बिल्कुल, उसके लिए आप क्या बिल्कुल। यूज करती हैं? बिल्कुल, क्या- सबसे क्या पहले तो glossy? हम जो लकड़ी जो रॉ फॉर्म में हम लेते हैं, रॉ फॉर्म को हम पहले उसको वाटर प्रूफ करते हैं, प्राइमर और एक दो आदि चीज लगा के उसके ऊपर करते हैं, देन उसके ऊपर सीलर लगाते हैं। और पानी के लिए फिर इसका एक टाइम होता है, क्योंकि देखिए फर्नीचर अगर आप पॉलिश वाला भी लेते हैं ना, तो उसको भी एहतियात की जरूरत है। 6 महीने 8 महीने बाद 1 साल बाद आपका फर्नीचर अपना रंग छोड़ना शुरू कर देता है, मतलब वो अपनी शाइन अपनी उम्र के साथ साथ ना हर चीज अपनी वो कहते हैं कि चमक ग्लो अपना खत्म करती जाती है ना, तो लेकिन सब चीजें एहतियात रखती हैं। इसी तरह पेंट हाय सना, सबसे ज्यादा जो दुख देता है ना, जिससे जान छुड़ाना भी मुश्किल है, वो है डाइनिंग टेबल। हाय, कहाँ फेंके, किसको दें, उसको क्या करें यार, वो गम देती है। एक तो उसके पॉलिशिंग पे इतने खर्चा हो जाता है, और उसके ऊपर हमारे तो वो डाइनिंग टेबल ही बड़ा है ना, तो उसके ऊपर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रखूं। कपड़ा वपड़ा मुझे कभी पसंद नहीं आया, हमारी पुटियां चचियां कपड़ा डालती थी, आई डोंट लाइक दैट। क्या करूं उसका? आप हर 6 मंथ्स बाद आप उसको पॉलिश करा सकते हैं। नहीं करा रही, टू एक्सपेंसिव। फिर लाइनें लग जाती हैं। ये आपसे पूछेंगे, कराना नहीं है इन्होंने कुछ भी नहीं कराना। सना छोड़े आप, ये कुछ भी नहीं कराना, ऐसे ही सवाल करना। मुझे लाहौर के इतने पता क्रिएटिव लोग हैं ना, उन्होंने टाइलों से कुछ बना के दे देना था। यहाँ मैं पूछ रही हूँ, तो ये लगा लें ऊपर, इसको मार्बल को ये कर लें। भाई सना, मेरे जहन में एक चीज आ रही है भाई, आप हमारे जो राइज एंड शाइन है, इसके लिए कुछ ऐसा बनाए कि मैं और मेरा और नादिया का नाम या राइज एंड शाइन भी हो उस पे, तो हम अपने इस टेबल पे, आप देखेंगी शायद ये देख रही हैं, इस टेबल पे वो सजा देंगे, रख देंगे। अच्छा, कील लगाने की हमारे पास जगह नहीं है, सारा हमारा टेबल पे रख हमारी देंगे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है, कील नहीं लग सकती यहाँ। तो यहाँ के लिए टेबल के लिए कुछ दे दें जिसमें हमारा नादिया ज़ुहैब और राइज एंड शाइन हो, तो फिर रोजाना वो नजर आएगा। आपका क्या ख्याल है, कैसा आइडिया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, हमारी टीम राब्ता करेगी आपसे अगर हमारे लिए कुछ बने। चलें, ठीक है, मैं कुछ आपके लिए अच्छा सा बना दूं। अच्छा, आप जिस तरह पेंट करती है ना, और जहाँ बैठ के पेंटिंग कर रही है, वो भी बड़ा अच्छा एक नजारा है। आई वॉज एंजॉइंग वॉचिंग यू पेंट। छत पे आपने पूरा सेटअप किया हुआ है, वहाँ बारिश में खराब तो नहीं? सेटअप है एक्चुअली, मैं ट्रेनिंग वगैरह भी होती हैं, और जितनी खवातीन है वो सब 50+ आती हैं मेरे पास, 40+, 50+। इनको शौक है, जिनको अपना फेस फर्नीचर को ना दोबारा पेंट करने का। और वैसे भी ये इतना आजकल चल रहा है चॉक पेंट के साथ ना। आपने एनामल पेंट देखा होगा, आप लोगों ने पॉलिश देखी है, आप लोगों ने पेंट देखा हुआ है, लेकिन अब मार्केट में आ रहा है चॉक पेंट, जो इजी टू ड्राई है। और बेसिकली उन खवातीन, मतलब हमारे जैसे हाउस वाइफ है, हम सारा दिन या हम पूरा हफ्ता नहीं लगा सकते, महीना नहीं लगा सकते एक चीज को सीखने के लिए और एक चीज को पेंट करने के लिए। तो फिर जो चॉक पेंट है वो इजी टू ड्राई है, वो जल्दी ड्राई भी हो जाता है, और वो रिलायबल, ड्यूरेबल। अच्छा, मैंने कहा छत पे आपने सेटअप किया हुआ है, जो मैंने वीडियो में देखा, वहाँ पेंट करती हैं? कमरा है, हाँ जी, कमरे में है, मेरी वर्कशॉप वगैरह वहीं होती हैं और वहीं पेंट करती हैं। ये इसी तरह ही है। जैसे इसके अलावा आप दीवार को भी, इवन कि हम जो एक दीवार है, हम उसको भी पेंट करना सिखाते हैं, कि अगर आपने डिस्टेम्पर करना है, या आपने कोई टेक्सचर देना है, या आपने कोई उसके ऊपर कोई डिजाइन देना है, तो आप लोग खुद भी बिल्कुल खुद कर सकते हैं। वॉलपेपर से अच्छा है ना, वो परमानेंट है, वॉलपेपर तो खराब हो जाता है। बहुत शुक्रिया सना, बेहतरीन आप काम करेंगे भाई। आपका पेंटिंग एक बहुत अच्छी हॉबी, मैं तो कहती हूँ खुश नसीब है वो लोग जिनको पसंद है पेंटिंग करना, बुक्स पढ़ना, बिल्कुल चेस खेलना, ये क्रिएटिव काम है कि इनमें म्यूजिक करना बहुत मुश्किल काम है। गिटार लोग बजा लेते हैं, कैसे बजा लेते हैं, मैं तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं आया। हाँ, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, समझ सकती हूँ, बिल्कुल आसान काम नहीं है ये कुछ बड़ी, बट बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ पेंटिंग अब थोड़ा बहुत ट्राई तो करें। मैंने भी ना 4-5 टेबल अपनी खराब की हैं। अच्छा, एडिक्टिव है। मैंने एक टेबल पेंट किया, उसके बाद मैं दूसरा टेबल, फिर मैं बेड को पेंट करने लगी, उसके बाद मैं बच्चे के कमरे में चली गई, उसकी तो मैंने कोई बाथरूम का दरवाजा अंदर बाहर, उसकी जो बात में आपको बताया, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। वार्डरोब्स को नहीं, मुझे दरवाजे पेंट करने का बड़ा मजा है। वो पता नहीं एलिस इन वंडरलैंड बना दिया मैंने, येलो ऑरेंज नहीं, येलो ब्लू ग्रीन, और फैसल ने कहा कि ले लो इसके हाथ से पेंट, उन्होंने छुपा दिए फिर वो पेंट। किसको कुछ हो गया है ये होता, फिर आप ये करते हैं। स्कूल में भी आप करती होंगी वैसे? स्कूल में तो हम भी बहुत कुछ हमने पेंटिंग पता है क्यों मुझे वहां से शौक खत्म हुआ। अच्छा। क्योंकि जो सबसे अच्छा पेंट कर रही होती है बच्ची, उसकी इतनी तारीफ होती है और उसको इतने नंबर मिलते हैं कि हमें ना
हमें बेइज्जती होती थी, ये मैं तो देखो इसकी तरह बनाओ, ये कलर होने चाहिए, तो उसमें ना दिल खराब हो गया क्योंकि कंपैरिजन्स आते थे बहुत ज्यादा। देखिए वही बात है ना कि अपने एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी जो है ना वो आप पेंटिंग के जरिए कर सकते हैं, शायर शायरी के जरिए करते हैं, राइटर्स अपनी तहरीर के जरिए, तो इस तरह पेंटर्स और आर्टिस्ट जो है वो जो मुआशरे में बुराइयां भी हो रही होती है उसकी भी तर्जुमानी जो है वो पेंटिंग के जरिए, आर्ट के जरिए और कर शौक देते था कि मैंने कहा कि एक दफा कि मैंने बस पेंटिंग करनी है, सीखना है, क्योंकि मुझे एनसीए जाने का बड़ा शौक था। मेरी फ्रेंड वहाँ थी और वहाँ मैंने देखा क्या जबरदस्त माहौल, इतने क्रिएटिव लोग, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे इजाजत मिल जाए कुछ। और अब्बा ने कहा बेटा या तो तुम में थोड़ा टैलेंट होता, ड्राइंग हमने कभी देखा होता, पेंटिंग में तुमने शाहकार बनाए हैं, क्यों तुम पे पैसे वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे। एक दो जुमले आप जरा और बोले, मैं दिखाता हूँ, फिर वो ख्वाब रह गया। अपना आर्ट वर्क जरा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक दो जुमले जरा आप और बोले, नाज़रीन से बात करें। जी जी, अच्छा क्या आप आर्ट वर्क दिखा, आपको खबर भी थी? जी अच्छा, खबर भी थी कोई? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल, आर्ट खबर वर्क थी। दिखाने वाला था अपना, लेकिन हाँ एक खबर चीते वाली खबर है, बिल्कुल ऐसे। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में शहरियों पर बार बार हमला करने वाला जो तेंदुआ था उसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अब ये कि उसके पकड़ा जाना चाहिए, आइडियली तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, नहीं जंगली था या जो उसको पकड़ा जाना चाहिए था और उसको सेंचुरी में कहीं यानी सेफ उसमें रख देना चाहिए था। लेकिन खैर अब सिचुएशन क्या बनी कि उसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। LOC से मुत्तसिल एक गाँव है जहाँ पर आबादी पर हमला किया था इस तेंदुए ने और इसको गोली मारकर हलाक किया गया। SP मिर्जा जाहिद के मुताबिक मकामी अफराद ने शनाख्त की कि बढ़ने वाला तेंदुआ वही है जो आबादी में इंसानों पर हमलावर हुआ। ओहो, अगर ये है ना तो ये तो जानवर बड़ी आइडेंटिफाई कर ले कि एक विलेज है, ये इसका टारगेट, और बार बार जाके वहां के लोगों को नुकसान अच्छा बड़ा नुकसान ऐसा पहुंचाया ना दिया। देखिए 2 रोज पहले इसने 8 साल बच्ची को उठाकर ले गया था, और बाद में बच्ची मुर्दा हालत में मिली थी। तेज मैंने गुज़श्ता रोज हमला करके एक नौजवान को इसको मतलब लेके जाएंगे सारा, बड़ा तो जाने खतरे में। अच्छा ये वाइल्ड लाइफ को फौरी तौर पर करना चाहिए था ना। एक तो मुझे तो ये हो रहा है कि एक तो तेंदुआ है, इसकी नस्ल को भी बचाना है आपने, ये स्पीसी मादूम होती जा रही है, इस तरह की तेंदुए बहुत कम होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो हमें इसको बचाना भी है और इसको सेफ भी रखना है वाइल्ड लाइफ वालों को। लेकिन अब क्योंकि इसने नुकसान पहुंचा, एक बच्ची को लेकर गया और वो फिर मुर्दा हालत में पाई गई कि फैमिली उसके बाद उनको सब्र आएगा ऐसे, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। वेरी सैड, वेरी सैड, दोनों तरफ से दहशत गाँव वालों में फैल गई होगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खबरें भी हैं। हम कभी हम अलीज़े शाह का थोड़ा सा ये बता देते हैं, कल आपने भी ज़ाहिर जिक्र किया और सोशल मीडिया पे उनकी एक के बाद एक पोस्ट आती जा रही हैं, इसलिए हम भी अपनी बात साथी अदाकारा को वो तनकीद का निशाना बना रही हैं, फिर वो इस फील्ड के बारे में बात कर रही हैं, उसकी जो मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो बिटर रियलिटीज़ है, उसका भी वो जिक्र कर रही है। लेकिन अब थोड़ा सा बात आगे निकल गई है। मैं इस पर इसलिए बात करना चाह रहा था कि ठीक है बयानात की हद तक तो आप अवॉइड भी करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ चलते रहते हैं, लेकिन अब जान से मारने की वो धमकी दे रही हैं और वो एक एक्ट्रेस पर बाकायदा इल्जाम लगा रही हैं। वो कह रही हैं अलीज़े शाह कह रही हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, और मनसा मलिक हैं एक्ट्रेस, उनकी तरफ से, और पहले भी उनसे मुताल्लिक उन्होंने बयान दिया था कि उनकी एक छोटी सी एक हो चुकी है उनसे एक झगड़ा। ये देखिए कि समथिंग हैपेंस टू मी यू शुड नो दैट इट्स बिल्कुल। तो अब ये मामला जो है अगर ऐसा है और उनको जान से मारने की धमकियां आ रही है, मुख्तलिफ फोन कॉल्स के जरिए उनको हरासा किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट करना चाहिए उन्हें बात। हाँ, और क्योंकि ये भी बात करने वाली बात नहीं है। जब आपका नाम आ जाए और आपके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन हो तो मिंसा को भी अब इसके ऊपर बात हाई टाइम करनी चाहिए। बिल्कुल दोनों को मुझे लगता है कि लीगली अब जरा पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए पहले तो, अगर उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि सीरियस मैटर है, बिल्कुल सीरियस मैटर है। तो राजन शाह का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राजन शाह, फीडबैक देते रहिए। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, गुड मॉर्निंग।